चलिए यहाँ पे बात करते हैं आरसी सर्किट के एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एसी सर्किट में कुछ अलग अलग सर्किट्स होती है और अगर आप एसी सप्लाई के साथ रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली या तो उसे कंपेयर करते मतलब कि उसका कॉम्बिनेशन लेकर आप उसे सर्किट में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो जो एसी सर्किट मिलती है उस एसी सर्किट का बिहेवियर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम्स और उन सभी सर्किट की और उन सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करने के कारण जो आरसी सर्किट बनती है उस आरसी सर्किट के पूरे एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ आरसी सर्किट या तो सी आर सर्किट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, कंसिडर एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ विच इज कनेक्टेड विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी सर्किट को कंसिडर करना है कि जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए हैं। और ये जो आपका एसी सोर्स है उस एसी सोर्स का ये जो ईएमएफ है वो कितना होगा, यहाँ पे वो वी होगा। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एसी सप्लाई को कंसीडर किया और उस एसी सप्लाई का हमने यहाँ पे वोल्टेज कंसीडर किया कि वो वोल्टेज जो कि एसी सप्लाई से प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है, वी है। और उस एसी सप्लाई के साथ यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे इन दोनों में से जो पास होने वाला करंट है वो करंट कैसा होगा, इक्वल होगा। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जब भी आप करंट को प्रोवाइड करते हैं या तो किसी भी आप सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो सोर्स में क्या होता है, वो सोर्स में से निकलने वाला करंट इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में से या तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से जब पास होता है तो वो कितना पास होता है, इक्वल वैल्यू में पास होता है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जबकि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बदलता है मतलब कि वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगा जबकि करंट यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में से इक्वल वैल्यू में पास होगा। लेट अस कंसीडर द आरसी सर्किट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो कुछ इस तरह से हमने फिगर में जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से हमने यहाँ पे आरसी सर्किट को क्या किया है, कंसीडर किया है। द कैपेसिटर ऑफ प्योर सॉरी द कैपेसिटेंस ऑफ प्योर कैपेसिटर इज सी। मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो क्या है, यहाँ पे है कैपिटल सी। और यहाँ पे ये जो आपका रजिस्टर है उस रजिस्टर का रजिस्टेंस क्या है, वो यहाँ पे है कैपिटल आर। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को दे रखा है कि ये जो हमारी सर्किट है इस सर्किट को हमें एनालिसिस करने से पहले कुछ इसके पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये पैरामीटर्स क्या कंसीडर कर रहे हैं, पहले हमने ये कंसीडर किया कि ये रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ एक एसी सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। अब इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, कैपिटल सी। तो कुछ इस तरह से हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पे क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया। हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कंपोनेंट इज एज फॉलोइंग। मतलब कि इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर ड्रॉप होने वाला ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए है वीसी और रजिस्टर के लिए कितना है, वी आर। तो अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं तो वो इक्वेशन किस तरह से लिखा जा सकता है, देखिए हम यहाँ पे ओहमिक रिलेशन को जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ये जो ओहमिक रिलेशन है उस ओहमिक रिलेशन में क्या आता है, ये उस कंपोनेंट का वोल्टेज इक्वल्स में होता है उस कंपोनेंट्स में से पास होने वाले करंट और उस कंपोनेंट की ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन में।
मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर को कंसीडर करता हूँ तो ये जो रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस। और ये जो कैपेसिटर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को मतलब कि ओहमिक रिलेशन को मैं इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर इन दोनों के केस में लिखने की कोशिश करता हूं तो ये क्या बनेगा, देखिए रजिस्टर के लिए उसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है वी आर इज इक्वल्स टू उसके अंदर में से पास होने वाला करंट है आई आर, और रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने वाली ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कैपिटल आर। कुछ इसी तरह से कैपेसिटर के केस में Vc इज इक्वल्स टू मतलब कि ये कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है वो किसके इक्वल में आएगा, उसमें से पास होने वाला करंट Ic और उसका ये जो ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी है। तो ये ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी कैपेसिटर के केस में क्या आएगी, ये आएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस काई सी। तो कुछ इस तरह से ये है रजिस्टर के पोटेंशियल का इक्वेशन और ये है कैपेसिटर के पोटेंशियल का इक्वेशन, जो कि हमें यहाँ पे इस पूरी की पूरी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख के दे रखा है कि ये रजिस्टर और कैपेसिटर के लिए उसके ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Vc इज इक्वल्स टू आई इंटू काई सी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। चूंकि हमने यहाँ पे इस पूरी की पूरी सर्किट में क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। और ये देखिए कि ये क्या है, एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि एसी सप्लाई की पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियोडिकली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक वक्त में ये अगर प्लस टर्मिनल है और अगर ये माइनस टर्मिनल है तो इनमें से फ्लो होने वाला करंट कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। और अगर आफ्टर दैट सर्टेन टाइम मतलब कि उस वक्त के बाद ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, प्लस, और ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, माइनस। तो उसके कारण यहाँ पे इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको ये भी समझना है कि इस पूरी की पूरी एसी सर्किट में जो भी यहाँ पे करंट और वोल्टेज फ्लो होते रहते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मेट में मतलब कि इस तरह से वेव शेप में क्या होते रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज, और साथ में यहाँ पे अपनी ये जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी को भी क्या करते रहता है, चेंज होते रहता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज और करंट की कंपैरिजन करता हूं तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस इक्वेशन के अकॉर्डेंस में ये जो यहाँ पे मैंने दो वेव शेप्स ड्रॉ कर रखे हैं कि जिसमें एक की ये जो पीक वैल्यू है वो कम हाइट पे है और दूसरे वेव शेप कि जिसकी ये जो पीक वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा हाइट पे है। तो ये जिसकी ज्यादा हाइट पे पीक वैल्यू है वो किसका वेव साइकिल है, वो यहाँ पे वोल्टेज का वेव साइकिल है। और जिसकी ये जो कम हाइट की पे पीक वैल्यू है वो किसका वेव साइकिल है, वो यहाँ पे करंट का वेव साइकिल है। अगर आप इन सभी टर्म्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने रजिस्टर के ऊपर बनाया है, और दूसरा एक वीडियो है जो कि मैंने यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का ये जो करंट और वोल्टेज के साथ बिहेवियर है उसके ऊपर बनाया है। उसको अगर आप देखेंगे तो ये जो सभी वीडियोस है उन सभी वीडियोस में आप यहाँ पे वोल्टेज और करंट का बिहेवियर इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आरसी सर्किट को समझने के लिए कैपेसिटर और रजिस्टर का फेजर डायग्राम भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है वो भी मैंने वहां पे उस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को भी अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि इस पूरी की पूरी आरसी सर्किट का यहाँ पे कंक्लूजन देखने के बाद मतलब कि यहाँ पे उसका कंसिडरेशन लेने के बाद अब हमें इसका एनालिसिस स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे सर्किट में जो भी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी उन सभी टर्म्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसिडर कर लिया। अब उस कंसिडरेशन को हम यहाँ पे फेजर डायग्राम के फॉर्मेट में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उस ड्राइंग को लेकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फेजर डायग्राम का कंपैरिजन यूज करेंगे। तो देखिए हियर इन द केस ऑफ कैपेसिटर
करंट लीडिंग द वोल्टेज और वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट। दिस इज शोन इन द फॉलोइंग फेजर डायग्राम। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर का केस कंसीडर करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर में ये जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज से क्या होता है, लीडिंग करता है, मतलब कि आगे रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको इस फेजर डायग्राम में दिया है कि ये जो आपका करंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से है, और ये वही कैपेसिटर का ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल है। मतलब कि अगर मैं इस करंट को और अगर इस वोल्टेज को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ या तो कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा कि ये करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल क्या होता है, प्रिपेयर होता है। लेकिन ये 90 डिग्री का फेज एंगल एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, मतलब कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। ये क्या है, ये यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्योंकि जब हम एंगल को कंसीडर करने की बात करते हैं तो एंगल हमें कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर करना चाहिए, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कंसीडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो एंगल तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा -90 डिग्री। तो -90 डिग्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज करंट से क्या होता है, पीछे रह जाता है। तो इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में, मतलब कि कैपेसिटर के केस में या तो करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। तो इन दोनों की अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन लेते हैं तो हम ये दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि करंट लीडिंग टू द वोल्टेज और वोल्टेज लेग बिहाइंड टू द करंट। तो कुछ इस कंसिडरेशन को यूज करके हमने कैपेसिटर का ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि जिसमें ये करंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे रहकर क्या है, नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये था कैपेसिटर का फेजर डायग्राम। लेकिन जैसे कि हम रजिस्टर के केस में जानते हैं कि रजिस्टर के केस में देखिए, इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम एंगल या तो आर इन द फेज। मतलब कि यहाँ पे अगर आप वोल्टेज और यहाँ पे इस करंट को कंसीडर करते हैं जो कि रजिस्टर का केस है, तो उनमें ये रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। भले ही उन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि इन दोनों का ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है और ये जो रेड कलर का वेक्टर है, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ता है। जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये वी आर और आई आर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, सो दैट वी विल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ बोथ द कंपोनेंट। हम यहाँ पे अगर इन दोनों फेजर डायग्राम को कंसीडर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि इन दोनों फेजर डायग्राम में आई आर और आई सी, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जैसे कि मैंने आपको आगे ही भी बात समझाई थी कि यहाँ पे आपका ये जो रजिस्टर है और कैपेसिटर है वो दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसके साथ, एक एसी सप्लाई के साथ। तो इसके कारण क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो करंट आर में से पास होता है और कैपेसिटर में से पास होता है। इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होती है लेकिन साथ में उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। जिसके कारण क्या होगा, हमने यहाँ पे आई आर और आई सी को इक्वली कंसीडर करना है। मतलब कि आई आर इक्वल्स टू आई सी, मतलब कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए हैं, मतलब कि इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों कंपोनेंट्स के केस में दोनों के करंट्स को कंसीडर करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमें कुछ कंसीडरेशन या तो कुछ यहाँ पे अजम्पशन निकालना है तो हमें किसे कंपेयर करना चाहिए, हमें यहाँ पे इन दोनों के
वोल्टेज को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कि रजिस्टर में ये जो इसका वोल्टेज है वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जबकि कैपेसिटर के फेजर डायग्राम में ये जो इसका वोल्टेज है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में वर्टिकली है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों के वोल्टेज को कंपेयर करके इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, जिसके कारण हमें यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे थॉट्स मिल सकते हैं या तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिल सकता है, जबकि करंट को कंपेयर करने के कारण हमें यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आगे मैं यहाँ पे इस रजिस्टर के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज को कंपेयर करके इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा था कि आपका ये जो कैपेसिटर का ये जो वोल्टेज है वो कहाँ पे है, वो नीचे की डायरेक्शन में है, जिसे कि हमने बोला था वीसी। लेकिन ये नीचे की डायरेक्शन में होने के कारण हमें इसकी ये जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, मतलब कि ये जो इस पूरे के पूरे वेक्टर का लेंथ आएगा, उस लेंथ को, उस वोल्टेज को हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए, जिसके कारण मैंने यहाँ पे इसे क्या लिखा है, -VC। फिर यहाँ पे देखिए कि ये जो फेजर डायग्राम में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो क्या है, वो यहाँ पे रजिस्टर का वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इस रजिस्टर का ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जिसके कारण हमने यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में इस VR को हॉरिजॉन्टली यूज किया है। तो अगर मैं इस VR मतलब कि रजिस्टर के वोल्टेज और इस VC मतलब कि कैपेसिटर के वोल्टेज, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर एडिशन लेने की कोशिश करता हूं, तो उस वेक्टर एडिशन की वजह से मुझे यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इस VR और VC की वैल्यू का एडिशन। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी की पूरी सर्किट में जो वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होता है और जो वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप होता है, इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है। और ये एडिशन हमें क्या मिलेगा, ये हमारे रिजल्ट में मिलेगा हमें कैपिटल V के फॉर्मेट में। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे फेजर डायग्राम को यहाँ पे फिगर का यूज करके और इसकी जियोमेट्री का यूज करके एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या दे रखा है, देखिए, हेंस द ट्राइंगल ऑफ AOC कैन बी यूज्ड एज फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे AOC को कंसिडर करना है। तो देखिए AOC कहाँ पे है, ये है A, ये है O और ये है C। तो जैसे ही मैं इस AOC इन तीनों को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल मिलता है। और ये ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे होगा 90 डिग्री का। मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन का यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे OA साइड और AC साइड, इन दोनों साइड की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा, इसका एडिशन लूंगा। तो ये एडिशन किसके इक्वल में आएगा, वो यहाँ पे इस हाइपोटेनस की ये जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन को किस तरह से लिख सकता हूँ, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो OC क्या है, ये है OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA क्या है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल जो कि OA स्क्वायर है, और प्लस इक्वल में क्या आएगा, AC स्क्वायर। तो ये है आपका AC स्क्वायर। मतलब कि इन दोनों साइड का ये जो स्क्वायर है उसका एडिशन है वो यहाँ पे इस साइड के स्क्वायर के इक्वल में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं OC को एज अ सब्जेक्ट लेता हूँ तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पे इस टर्म के ऊपर एज स्क्वायर रूट क्या होगा, अप्लाई होगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, OA और AC इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए OA, यहाँ पे OA क्या है, ये है OA। तो OA का मैग्नीट्यूड क्या है, VR। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, VR। और ये AC का मैग्नीट्यूड क्या है, ये AC है। तो ये AC किसके इक्वल में है, ये AC साइड आपकी इस OB साइड के इक्वल में है।
तो यहाँ पे OB का ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, माइनस VC है। तो मैं इस OB को इक्वल्स में लिख सकता हूँ AC के, मतलब कि इस OB की इस माइनस VC वैल्यू को मैं यहाँ पे AC के रिप्लेसमेंट में इस इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे AC के इक्वल में लिखूंगा, देखिए ये AC इज इक्वल्स टू है माइनस V इंटू सी। लेकिन अगर मैं AC का स्क्वायर यूज करूंगा तो ये जो आपकी माइनस साइन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर VC स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू VC स्क्वायर इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए VR और VC दोनों के इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, मतलब कि जब आप कैपेसिटर का वोल्टेज यूज करते हैं तो यहाँ पे आएगा I इंटू काई सी, और यहाँ पे जब आप रजिस्टर का वोल्टेज यूज करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आएगा, I इंटू आर। यहाँ पे मैंने IC या तो IR नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आगे ही आपको ये बता दिया था कि ये जो कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट और रजिस्टर में से पास होने वाला करंट वो दोनों इक्वी डायरेक्शनल और इक्वी मैग्नीट्यूड में है, मतलब कि ये दोनों का ये जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसके कारण मुझे यहाँ पे इसे IC और IR कुछ इस तरह से सेपरेटली मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होने के कारण मैं यहाँ पे इसे कैंसिल भी करूँगा और कॉमन भी निकालूंगा। तो क्या होगा, इस VR और VC की वैल्यू को हम यहाँ से इस इक्वेशन में रिप्लेस करके कुछ इस तरह से इक्वेशन यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, और जैसे कि मैंने अभी भी बोला है कि यहाँ पे I इक्वल होने के कारण मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखिए कि I स्क्वेयर के फॉर्मेट में है, और अगर स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट को मैं यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा कि ये I यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो स्क्वेयर था वो स्क्वेयर यहाँ पे स्क्वेयर रूट के साथ कंपेयर होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल में इक्वेशन क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर मैं करंट को एज अ सब्जेक्ट लेता हूं तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन में क्या है, ये एक है करंट, दूसरा है वोल्टेज, और तीसरा है ये हमारा डिनोमिनेटर जो कि एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और इसका स्क्वायर रूट है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं बल्कि ये बल्कि फॉर्म में मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मोर टर्म्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या है, कलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका करंट है वो पूरी की पूरी सर्किट का फाइनल करंट है, यहाँ पे ये जो आपका वोल्टेज है वो पूरी की पूरी RC सर्किट का यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट करती है आपकी इस पूरी की पूरी RC सर्किट के इम्पीडेंस को। तो मुझे आपको फिर से ये समझाना है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब कि अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है आपकी इस पूरी की पूरी RC सर्किट के इम्पीडेंस को, जो कि मैं आपको यहाँ पे आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या था अब तक की पूरी डिस्कशंस था का, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर द आरसी सर्किट। तो ये आपकी आरसी सर्किट का वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपका रजिस्टर और ये जो आपका कैपेसिटर है, इन दोनों का ये जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है या तो इफेक्टिव ओपोजिशन है, जिसे कि हमने बोला था रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दोनों को मैं इसी फेजर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करके, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज के रिप्लेसमेंट में ये यूज करूंगा मैं काई सी, और यहाँ पे वी आर के रिप्लेसमेंट में मैं यूज करूंगा आर। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करके इसके इंपीडेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। लेकिन इन सभी टर्म्स के डिस्कशंस में आपको करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।